हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एचपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली गई हैं उसकी तैयारी करवा रही हैं। और उसी के संदर्भ में आज की हमारी क्लास नंबर 10 होगी। क्लास नंबर 9 तक मैं डाल चुकी हूँ। और आज की जो वीडियो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है उतनी ही नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है अभी 27 अगस्त को होने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज थोड़ा सा बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हिंदी कविता दी गई है। और इसी के अंदर पहला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत, तो पृथ्वीराज रासो रेवा तट, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा छूटेगा। उसके बाद फिर अमीर खुसरो पढ़ेंगे, हम विद्यापति पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछले जो अभी 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था तो आपने देखा होगा कि उसमें इनमें से अधिकतर प्रश्न जो है, जैसे कि भ्रमर गीत सार से पूछे गए थे, जायसी ग्रंथावली से भी पूछा गया था, तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछ रखे थे। और इस यूनिट को थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ कि जो भारतीय काव्य शास्त्र और जो पश्चिमी काव्य शास्त्र की जो यूनिट है, जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई है, उसको हमने अधिकतर जो है पूरा करवा दिया है। तो ये सभी वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे देख सकते हैं। और एक और कमेंट मेरे पास था, उसका जवाब मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस आपने करवाया है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो उसका जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 तो मैंने लगभग पूरी, 2 है या 3 है जिसमें हिंदी साहित्य दे रखा है, तो उसकी लगभग क्लासेस आपको कैसे करना है कि मैम हमें वीडियो नहीं मिल रही है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो नहीं डाल रखी है। तो भाई कई बार प्लेलिस्ट में ऐड करना जैसे कि भूल जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपका जो ये सिलेबस है उसको अपने सामने रखिए, उसकी हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप वीडियो सर्च कीजिएगा। टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ढूंढ लीजिएगा और फिर आपको जो नहीं मिलती है कि वो आप मेरे को टॉपिक कमेंट में कर दें कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगी। क्योंकि देखो उसमें मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहती हूँ। जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जैसे कि उसमें यूनिट वाइज मैंने डाल रखी हैं कि यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये तो मैंने संपूर्ण करवा रखा है। लेकिन उसी यूनिट्स को आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग के लिए तो आपके लिए वो सफिशियंट है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए वो सफिशियंट नहीं है। और यूजीसी नेट के लिए भी सही है, जैसे कि रचनाएं आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप सिलेबस में से ना टॉपिक ढूंढ ढूंढ के आप वीडियो के अकॉर्डिंग वैसे पढ़ लें। ठीक है, फिर आपको अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो रेवा तट। ठीक है, ये है हमारी यूनिट नंबर 5। क्योंकि इसका मैंने एक भी टॉपिक अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर नहीं करवा रखा है, केवल एक वीडियो करवा रखी है भ्रमर गीत सार की। ठीक है, ये भी मैंने इसलिए करवाई थी जब मैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही थी तब करवाई थी मैंने। बाकी यूनिट नंबर 5 का जो है मैंने कुछ भी नहीं करवा रखा है, मैं आपको सच कहती हूँ। और इसीलिए मैंने यूनिट नंबर 5 सबसे पहले उठाई है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 है, जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हिंदी कविता है। और हिंदी कविता के अंदर भी जो प्रथम टॉपिक है वो है पृथ्वीराज रासो रेवा तट। तो इसको हम समझते कि क्या है और ये आपका प्रश्न जो है कहाँ से इसमें बन सकता है। तो रेवा तट जो है ये पृथ्वीराज रासो, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसका नाम है रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है और आदिकाल में आता है ये। और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ठीक है, और अब पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो है उसमें 69 सर्ग हैं, यानी कि इसमें समय कहा गया है, यानी कि अध्याय की बात करें पृथ्वीराज रासो के अंदर तो 69 समय या सर्ग है। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट या जो विद्यार्थी
असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जो एचपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं, तो आज ही मैंने वीडियोस देखी थी, मैंने प्लेलिस्ट देखी थी, तो वहाँ पर भी मैंने लगभग जो है आपको करवा रखा है। और एचपीएससी पीजीटी वाले जो बच्चे चाहते हैं कि मैम ये वीडियो डालिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस उनके सामने है, तो वो वीडियो मैं ज़रूर डाल दूंगी, क्योंकि अभी तो इम्पॉसिबल है कि A to Z तक अगर मैं करवाऊँ तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप जो कमेंट करेंगे उतनी वीडियो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ज़रूर मिलेंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं यही बता रही थी, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर 69 समय या सर्ग भी आप कह सकते हैं, जैसे कामायनी के सर्ग हैं, तो पृथ्वीराज रासो को उन्हीं अध्यायों को समय कहा गया है, यानी कि अध्याय जो है 69 अध्याय हैं। तो उन्हीं में से एक अध्याय आपके सिलेबस में दिया गया है। 69 में से 69 अध्याय में से समय में से या सर्ग कहें, उनमें से एक सर्ग आपके सिलेबस में है और वो है रेवा तट। तो रेवा तट जो है चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां समय या सर्ग है। तो एक ही सर्ग आपके सिलेबस में दिया गया है। तो रेवा तट जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में से रासो का 27वां सर्ग है, ये आप समझ गए होंगे। और चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज को आधार बनाकर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। अब हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि यूजीसी नेट में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और हो सकता है एचपीएससी भी उसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर होगा। और ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 2016 या 17 से पहले एग्ज़ाम पैटर्न अलग था, सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट था, और उसके बाद जो है सिलेबस को थोड़ा चेंज किया गया है, जिसमें यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 जो है ये ऐड की गई हैं। जैसे कि स्पेशल कुछ उपन्यास दे दिए, स्पेशल कुछ निबंध दे दिए, कुछ नाटक दे दिए और कुछ कहानी दे दी। इस प्रकार से ऐसे हमारे जब हमने 2016-15 में नेट क्वालिफाई किया था, उस समय इस तरीके से सिलेबस नहीं दिया गया था। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले समय में नेट किया हुआ है, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो रेवा तट जो है पृथ्वीराज चौहान का जो अध्याय है या समय है या सर्ग है, वो 27वां सर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ये कौन से ग्रंथ में से लिया गया है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में से लिया गया है। इस समय का सार देख लेते हैं सारांश रूप से कि सार में क्या कहा गया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी भी डिटेल आपको पता होगी तो जैसे ही आपको कोई पंक्तियां दी जाएंगी कि ये पंक्तियां किस ग्रंथ की है या किस रचनाकार की हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। थोड़ा सा भी उन पंक्तियों का अगर आप मतलब समझते हैं तो तुरंत आप टिक कर देंगे कि हाँ ये इसमें से है। ठीक है, तो एक जगह का नाम आता है इसके अंदर, देवगिरी। देवगिरी को युद्ध में जीतने पर पृथ्वीराज के सेनापति चामंडराय। इससे क्या होगा कि जब आप सार पढ़ेंगे तो एक तो आपको पात्र अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पात्र भी पूछते हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन से, रेवा तट एक जगह का नाम है जिसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। तो देवगिरी नाम का कोई स्थान है, उसे जीतने के बाद जब पृथ्वीराज का सेनापति, एक पृथ्वीराज का सेनापति था, उसका क्या नाम था? चामंडराय। चामंडराय दाहिन ने उनका यशोगान किया। मतलब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने देवगिरी का युद्ध जीता, तो उसका जो सेनापति चामंडराय था उसने यशोगान किया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की। साथ ही रेवा तट पर ऐरावत हाथी के समान दिखने वाले हाथियों की चर्चा की। जैसे कि रेवा तट पर ऐरावत हाथी के, भाई हो सकता है जहाँ पर भी वो बैठे थे रेवा तट पर, उसके सामने कोई हाथी घूम रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, किसने? सेनापति चामंडराय ने क्या किया, ऐरावत हाथी के समान दिखने वाले कुछ हाथियों की चर्चा की कि देखो ये हाथी ऐरावत हाथी के समान दिख रहा है, एवं उनका शिकार करने का आग्रह किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें इनका शिकार करना चाहिए। उनका शिकार क्यों करते थे? क्योंकि उस समय जो सेनाएं होती थी वो हाथी और घोड़ों पर चलती थी, तो इन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो रेवा तट है, इसका सार रूप में ये है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान देवगिरी का युद्ध जीत कर आते हैं और उनके सेनापति चामंडराय जो है अपने राजा की प्रशंसा करते हैं, यशोगान करते हैं, और सामने उन्हें कुछ हाथी दिखाई दे रहे होते हैं,
तो ये क्या करते हैं, उन हाथियों को देखकर ऐरावत हाथी के समान दिखने वाले हाथियों की चर्चा करते हैं और उनके आसपास जो उनके सेनापति हैं या और लोग हैं उनको उनका शिकार करने का भी आग्रह करते हैं। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से इन हाथियों के विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। फिर क्या हुआ कि जैसे कि उसके सेनापति ने कहा कि हमें ऐरावत हाथी के समान दिखने वाले हाथियों का शिकार करना चाहिए। इसी बात की चर्चा करता है पृथ्वीराज चौहान आकर अपने दरबारी कवि चंद्रबरदाई के साथ। ठीक है, तब चंद का मतलब चंद्रबरदाई, तब चंद ने पृथ्वीराज को ऋषि पालकाव्य की कथा सुनाई। चामन राय ने पृथ्वीराज से शिकार पर चलने की बात कही। फिर क्या कहता है, मतलब जब वो जिज्ञासा व्यक्त करता है पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई के सामने पृथ्वीराज चौहान ने हाथियों के विषय में जानने की जब जिज्ञासा करता है चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई क्या करता है कि कथा सुनाता है, ऋषि पालकाव्य की कथा सुना देता है। फिर चामन राय उसका जो सेनापति है पृथ्वीराज का, वो कहता है कि चलो महाराज जी हम शिकार पर चलते हैं, और शिकार पर चलने की बात कही और बताया कि मार्ग में बड़े दांत वाले हाथी एवं सिंह भी मिलेंगे। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान को कहा कि राजा हम चल तो रहे हैं महाराज, शिकार पर चल तो रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में बड़े बड़े दांतों वाले हाथी दिखाई देंगे और सिंह भी मिलेंगे। चामन राय ने कहा कि रेवा तट पर कस्तूरी मृग भी मिलेंगे, कबूतर एवं अन्य पक्षी भी रहते हैं। ठीक है, चामन राय ने और क्या कहा कि चलो पृथ्वी अपने राजा से कहा कि चलो महाराज हम शिकार करने के लिए चलते हैं, हमें शिकार के मार्ग में बड़े बड़े दांतों वाले हाथी मिलेंगे, कुछ शेर भी मिलेंगे। और चामन राय ने ये कहा कि रेवा के तट पर जो है कस्तूरी मृग भी रहते हैं, कबूतर भी रहते हैं और अन्य पक्षी भी रहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी मनोहर है, अतः पृथ्वीराज ने शिकार पर जाना तय कर लिया। मतलब पृथ्वीराज चौहान और उसका जो सेनापति था उनके बीच में बातें हो रही हैं कि चलो हम शिकार पर चलते हैं, हमें ये चीज़ें बीच में देखने को मिलेगी और वो जो दिशा है वो बहुत ही मनोहर है। अंततः जो पृथ्वीराज चौहान है वो शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूछ सकते हैं कि रेवा तट में जो समय है या सर्ग है उसमें इसने कौन सा युद्ध जीता था, तो देवगिरी का युद्ध जीता था। ठीक है, रेवा तट पर शिकार के समय ही, मतलब वहीं रेवा तट की बात हो रही है, उसी पर शिकार के समय पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंड पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। मतलब एक और अलग से शासक होता है चंद पुंडीर, उन्होंने एक पत्र भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास और उसमें लिखा था कि मारूफ खां और सुल्तान गोरी चौहानों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए धावा बोल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ये चौहान वंश का था और मारूफ खां और सुल्तान गोरी दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि हम चौहानों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। और इसकी सूचना कौन देता है पृथ्वीराज चौहान को, चंड जो पुंडीर है वो उसको पत्र भेजता है। ठीक है, कि ये जो लोग हैं मारूफ खां और सुल्तान गोरी, ये दोनों ये दोनों धावा बोलने वाले हैं चौहान साम्राज्य पर। फिर इतना सुनते ही पृथ्वीराज ने क्या किया, पृथ्वीराज ने सामंतों को युद्ध के लिए तैयार किया। तो ये एक तीसरा करैक्टर और आ गया है, आपको याद रखना है। अभी तक हम बात करते पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई और एक पुंडरीक आया था, जो पुंडीर था, क्या नाम था इनका, चामन राय, सेनापति था चामन राय पृथ्वीराज चौहान का। और अब एक अगला करैक्टर और आ गया है चंद पुंडीर। ठीक है, और मारूफ खां और सुल्तान मोहम्मद गोरी। तो आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पानीपत की भी लड़ाइयाँ हुई थी, पहली और दूसरी भी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये उसी युद्ध से संबंधित है। उखाड़ फेंकने के लिए धावा बोल रहे हैं। और फिर इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अपने सामंतों को युद्ध के लिए तैयार किया और लाहौर की ओर कूच कर दिया। मतलब लाहौर के शासक ने तो ये सूचना दी थी कि इधर से दो लोग आ रहे हैं, मारूफ खां और सुल्तान गोरी, और ये चौहानों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। तो इतनी बात सुनते ही पृथ्वीराज ने क्या किया, अपने सामंतों को, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और लाहौर की तरफ कूच कर गए, मतलब उनसे युद्ध करने के लिए। गोरी ने जब चिनाब नदी पार की, गोरी कौन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने जब चिनाब नदी पार की, याद कर रखना इसमें चिनाब नदी का जिक्र हुआ है। गोरी ने जब चिनाब नदी पार की तो 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़ों के साथ तब वहां चंद पुंडीर उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा था। मतलब जैसे ही गोरी ने चिनाब नदी पार की
तब वहाँ पुंडीर उसे अब गोरी किसके साथ था, अब ये तो नहीं, गोरी ने जब चिनाब नदी पार की किसके साथ, 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़ों के साथ, तब वहां चंद पुंडीर उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा था। तो उसे रोकने के लिए, क्योंकि चंद पुंडीर ने ही ये खबर दी थी किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कि लाहौर के शासक था चंद पुंडीर, और इसने ये खबर दी थी पृथ्वीराज चौहान को कि मारूफ खां और सुल्तान गोरी जो है चौहानों को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान पहुंचने वाले थे उससे पहले चंद पुंडीर पहुंच चुके थे सुल्तान मोहम्मद गोरी को रोकने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों दलों में भयंकर युद्ध होता है, मतलब गोरी और चंद पुंडीर के बीच में भयंकर युद्ध होता है। पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने के बाद चंद पुंडीर ने समर्पण कर दिया। मतलब जो पुंडीर था अब वो अकेला था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान तब तक पहुंचा नहीं था, और उसके जो 5 महान वीर थे वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर इतना, अब पुंडीर ने सोचा कि उसका कोई बस चलने वाला नहीं है, तो उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और गोरी चिनाब से आगे बढ़ गया। लेकिन क्या था कि इस चंद पुंडीर ने क्या किया था कि जहां पर मोहम्मद गोरी चौहानों को नष्ट करने के लिए पहुंचने वाला था वहां तक पहुंचने से रोक रहा था, और इसने चिनाब नदी पर ही रोक लिया था। लेकिन चिनाब नदी पर इसके जो मेन शासक थे, वीर थे, वो मारे जाते हैं, और फिर ये अपना आत्मसमर्पण कर देता है और गोरी का रास्ता साफ हो जाता है और गोरी जो है चिनाब नदी से आगे बढ़ जाता है। इसी समय पृथ्वीराज को दूत ने बताया कि मारूफ खां भी लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। तो इसने मारूफ खां का भी खबर मिल गई पृथ्वीराज चौहान को। ये सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित हो उठे और गोरी को फिर से बांध लेने की प्रतिज्ञा की। ठीक है, पंचमी तिथि मंगलवार को पृथ्वीराज ने गोरी पर चढ़ाई की। कब की, पंचमी तिथि यानी मंगलवार के दिन पृथ्वीराज चौहान ने गोरी पर चढ़ाई की। दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। समर सिंह, जैत पवार, चामंड राय, हुसैन खां आदि गोरी की सेना को छिन भिन कर रहे थे। तो ये जो पात्र थे, ये सारे पात्र पृथ्वीराज चौहान की तरफ से थे। आपको ध्यान रखना है, समर सिंह, जैत पवार, चामंड राय, हुसैन खां आदि गोरी की सेना को छिनभिन कर रहे थे। दोनों दलों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। पृथ्वीराज की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। पहले दिन सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक गया। पहले ही दिन सूर्यास्त होने के बाद जैसे युद्ध रुक गया, दूसरे दिन प्रातःकाल फिर युद्ध आरंभ हुआ। और युद्ध आरंभ हुआ तो क्या हुआ, अप्सराएं देवलोक छोड़कर, यानी कि अप्सराएं देवलोक में रहती हैं, तो अप्सराएं क्या है, ये तो भाई कवि की कल्पना है। देखो, अप्सराएं देवलोक छोड़कर युद्ध भूमि पर आई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। युद्ध चलता रहा और चौथे दिन तक पहुंच गया। मतलब पहले दिन सूर्यास्त हो गया, युद्ध रुक गया। दूसरे दिन प्रारंभ में क्या हुआ, फिर से युद्ध आरंभ हो गया और अप्सराएं जो है देवलोक से युद्ध भूमि में आ गई और युद्ध जो है 4 दिन तक पहुंच गया। चौथे दिन के युद्ध में गोरी कैद कर लिया गया। चौथे दिन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने, नहीं सॉरी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या कर लिया, कैद कर लिया। 1 माह और 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब सुल्तान के अमीरों ने प्रार्थना की, मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कैद कर लिया, पकड़ लिया और अपनी कारावास में, कारागार में कितने दिन रखा, 1 माह और 3 दिन। 1 माह यानी कि 1 महीना और 3 दिन यानी कि 33 दिन कारागार में रहने के बाद जब सुल्तान के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 ऐरावत हाथी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढाले, गज मुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी की जो सेना थी ना, उसने हार मान ली और उन्होंने ये प्रार्थना की, उसके जो सुल्तान के अमीर थे उन्होंने ये प्रार्थना की कि हमारे राजा को छोड़ दिया जाए, हम आपको बदले में 9,000 घोड़े देंगे, 8 सफ़ेद हाथी देंगे, 9,000 घोड़े देंगे, 700 ऐरावत घोड़े देंगे, ऐरावी घोड़े देंगे और 8 सफ़ेद और 20 ढली हुई ढाले देंगे, गज मुक्ता, और गज मुक्ता मतलब गज मीन साथी होता है, और अनेक माणिक्य मतलब ये कुछ मुद्राएं हैं और ये देंगे आपको। तब राजा ने सुलह की, मतलब आपस में बातचीत की और शांति स्थापना की। किसने, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने। तो इस प्रकार से सुलह करके और शांति स्थापना करके गोरी यानी कि गजनवे, आपको देखो पंक्तियों में जब गजनवी का नाम मिलेगा तो गजनवे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या नाम लिखा हुआ मिलेगा, गजनवे। तो गजनवी को पहना उड़ाकर उसे विदा कर दिया, मतलब दोनों में शांति स्थापित हो गई। तो ये रेवा तट की जो थी बातचीत थी, ये सार था, आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम कुछ यहाँ पर प्रमुख बातें पढ़ेंगे। उल्लेखित स्थान कौन कौन से हैं, कई बार ना ये पूछ लेते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी। तो कनवज किसको कहा गया है, कनवज का जिक्र किया गया है, गजनी का जिक्र किया गया है, दिल्ली, देवगिरी और लाहौर, ये उल्लेखित स्थान है जिनका इस पृथ्वीराज रासो के अंदर इसमें उल्लेख किया गया है, इस रेवा तट में जो है उल्लेख किया गया है। तो कनवज जो है कन्नौज को कहा गया है। गजनी कौन था, ये अफगानिस्तानी था, मोहम्मद गजनी। ठीक है, दिल्ली किसको कहा गया, दिल्ली को कहा गया। देवगिरी और लाहौर, ये तो आज भी यही नाम है। तो ये कुछ उल्लेखित स्थान है, आपसे पूछ ले कि ये कौन से ग्रंथ का में उल्लेखित है, तो ये इसमें है पृथ्वीराज रासो में। फिर क्या होता है कि जैसे अभी हमने बीच में पढ़ा था कि इसमें कुछ अप्सराएं थी जो देवलोक से आकर युद्ध भूमि में आ जाती हैं। तो अगली बात उल्लेख किसका उल्लेख है, रंभा और मेनका, दो अप्सराएं हैं, इनके मध्य संवाद का भी उल्लेख है। और प्रयुक्त छंद, इसमें छंद कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं। देखो, सबसे पहले उल्लेखित स्थान बता दिए मैंने, उसके बाद इसमें क्या उल्लेख किया गया है, दो अप्सराएं हैं रंभा और मेनका, इनका जो संवाद है इसकी बातचीत की गई है। उसके बाद इसमें कुछ छंद भी हैं। अब छंद कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, एक दोहा, एक कवित, आरिल, गाथा, साटक, कुंडलियाँ, छंद कंठ शोभा, भुजंगी, छंद दंडमाली, छंद मोती दाम और छंद रसवाला। तो ये जो 11 छंद हैं इनका इसमें प्रयोग किया गया है रेवा तट वाले इसमें सर्ग में। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं, अभी हम बात भी करेंगे कि इनमें से कौन से छंद में कौन सी पंक्तियां हैं, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पूछ रखे थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के भी सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित संज्ञा दी है, मतलब पृथ्वीराज रासो के अंदर जितने छंद आए हैं उनको चंद्रबरदाई ने क्या कहा, कवित छंद की संज्ञा दी। वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते। अब आगे जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि जिन छंदों को कवित छंद की संज्ञा दी पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदाई ने, वो तो कवित छंद है उसके लक्षणों से मैच नहीं करते, नहीं मिलते, क्योंकि वे कवित है ही नहीं, वे छप्पे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि छप्पे छंद में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। क्यों, क्योंकि 17वीं शताब्दी से पहले छप्पे कवित नाम से ही प्रसिद्ध था। तो कवित छंद कहे चाहे छप्पे छंद कहे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद रेवा तट की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, जैसे कि आपने इस बार यूजीसी नेट में देखा होगा, सीधे तौर पर पूछी गई थी। जैसे दोहा, तो दोहा की कौन सी पंक्तियां हैं, देवगिरी जीते सुभट आयो चामंड राय, मतलब देवगिरी जीत कर आने के बाद चामंड राय अपना वो यशोगान करता है। जय जय निरप कीर्ति सकल, सभी अपने राजा की प्रशंसा कर रहे थे। अब सभी का मैं यहाँ सरलार्थ नहीं बताऊंगी, कहीं कवि जन गाय। ठीक है, सरलार्थ की जो है ना, इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जब जिन बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये कुछ एक है जिनको मैं पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे हैं और कोई भी जो स्टूडेंट है इतने पेशेंस के साथ वीडियो नहीं देखता है, इनका सरलार्थ काफ़ी लंबा हो जाएगा। कवि जन गाय, मिलट राज पृथ्वी रासो, कही राव चामंडाई, रेवा तट जो मन करो, वन अपुवल अपुब गज झुंड। हाथियों के गज के झुंड को देखकर, जैसे मैंने शुरू में नहीं बताया था आपको, तो वो दोहा छंद में है। अब आपसे यूजीसी नेट में ऐसे पूछा जाएगा, जैसे इनमें से कोई एक पंक्ति दे दी एक दो और पूछेंगे कि इसमें कौन सा छंद है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये दोहा छंद में लिखी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं कवित, तो बिंदु ललाट प्रसेद करथो सकर गजराजम, ओरापति धरी नाम दियो चढ़न सुरराजम, दानव दल तेही गजी रंजी उमया उर अंदर, होय कृपाल हस्तिनी संग बगसी रची सुंदर, ओलादी तासु तन आय के रेवा तट बन बिथरिया, सामंतनाथ सो मिलत इप थाहिम्बे कथ उचारिया। जैसे थाइम मैंने बताया था ना, उसके बात को सुनते ही वो क्या कर देते हैं, अपनी तैयारी कर देते हैं, अपने दल के साथ चल पड़ते हैं। ठीक है तो ये जो पंक्तियां हैं ये कवित छंद में से हैं। उसके बाद ये अरिल छंद है, तो चयार प्रकार पितसी वन वारन, भद्र मंद नग जाति साधारण, पुछी चंद कवि को नरपतिये, सुरवाहन किम आई घरतिये। तो ये अरिल छंद में है। ठीक है, और उसके बाद है मैं सारी यहाँ पर पंक्तियाँ दिखा दूंगी जितने भी रेवा तट की हैं। तो गाथा छंद में कौन कौन से हैं, ये भी पंक्तियाँ आपको देख लेनी है।
कोपरा कोपर पराग पत्र छाल डालम फलम फूलम कदम फली कली दे जरियम कुंजर करी धुलयम तनम। तो ये सारी फूल पत्ते पराग इन सब की बात कौन से छंद में हुई है? गाथा छंद में। ठीक है, उसके बाद है साटक। तो श्रोतम पुयम गोरियम बर भरम बजाय सजाइने सा सेना चतुरंग बंदी उललम ततार मारूफ्यम। तो जी तो भाई आप अपना कोई भी हिंट बना ले और ये ध्यान रखे कि ये साटक उसमें है, साटक छंद में लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद कुंडलियां छंद में आता है। तो कुंडलियों में तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन आपको ये 6 के 6 पंक्तियां नहीं देंगे, इनमें से कोई 1-2 पंक्तियां देंगी। और अगर आपको मात्राएं गिननी आती है कि इस छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो उनको देखकर भी आप टिक कर सकते हैं। तो बर मुसाफ ततार सा मरन किति तन बांझ, ये जो पंक्तियां हैं सारी लहुसु विसु निसु विहान, ये सारी जो पंक्तियां हैं ये कुंडलियां छंद में हैं। उसके बाद आता है बंद कंठ शोभा। तो फिरे हाय बप्पर पसपर से मनो फिरी इंदुज पंच कसे। तो ये है बंद कंठ शोभा छंद से। उसके बाद ये काफी सारा बड़ा है। उसके बाद जहां उतरथो साही चिन्हाव मीरम तहां तेज गड्यो ठटू को पुंडरीम। तो ये भुजंगी छंद में है। उसके बाद है छंद दंडमाली। भय प्रातः रतिये जू रत दिसे चंद्र मंदे चंद्यो। तो ये छंद दंडमाली में से है। उसके बाद अगला छंद आता है छंद मोतीदाम। तो ये है रति राज रु जौवन राजत जोर चप्यो ससीर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये चारों के चारों ये छंद मोतीराम में से हैं। तो ये कुछ, और एक लास्ट और छंद है हमारे पास, और ये है हमारे पास इसमें छंद रस वाला। तो बोल पुच्चे घनम स्वामीम जपे मनय रोस लगे तन सिंह मदद मनय। तो छो मोहम, ये सारे किस्में है रंद छंद रसावला। तो ये कुछ छंद थे। और उसके बाद है हम पढ़ेंगे जैसे कि अमीर खुसरो की आएंगी, मैंने सिलेबस में आपको दिखाया भी था। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर ये रेवा तट जो है यूनिट नंबर 5 में से हिंदी कविता का जो रेवा तट है ये हमारा यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। और अगला हम अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ डालेंगे, क्योंकि पिछली बार यूजीसी नेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो रेवा तट था ये चंद्रवरदाई द्वारा, और ये लिखा था पृथ्वीराज चौहान पर। चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे, और इनका मैंने आपको ध्यान रखना है ये काफ़ी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि, और रेवा तट जो है ये 27वां सर्गीय समय है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।